पढ़ूं? जी। Ecosystem functioning. The process of matter cycling and transfer and movement of energy are essential for ecosystem function and structure. The process of cycling of matter and the use of energy is an ecosystem. Define the fundamental function of an ecosystem. Energy does not cycle in an ecosystem as the full flow of solar energy is unidirectional. As a, as a result, the ecosystem needs a continuous inflow of high quality energy in order to maintain their function and structure. This energy is provided by the solar energy of the sun. Scroll For this reason, ecosystem are open system needed a net inflow of energy from the sun to continue over time. Without the sun, the biosphere of our Earth would shortly run out of energy and collapse. This is because producers, which as you are aware are autotrophs, use the solar energy of the sun along with nutrients and convert them into food material which are stored within their bodies. All the food materials or nutrients that we or other consume are obtained directly or indirectly from such producers. As a result, there is a continuous flow of energy from the sun through the various organisms and then to outer space. The trapping and flow of energy also involve the circulation of nitrogen, which include basic inorganic elements such as carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen, as well as sodium, calcium, and potassium, which occur in small amount in addition compounds such as water. Sir, scroll करते हैं. Water, carbonates, phosphates, and a few others also form of part living organism. For an ecosystem to function, it is essential that there is a continuous flow of energy and cycling of nutrients. हो गया? जी, अब इसको एक्सप्लेन कौन करेंगे? आप करोगे कशिश जी? हाँ कर दूंगी थोड़ा सा. इकोसिस्टम की फंक्शनिंग, जो हमारा इकोसिस्टम अभी चैप्टर का सब्जेक्ट का नाम ही हमारा इकोसिस्टम है, ठीक है. इस सब्जेक्ट का जो सेकंड यूनिट है, फर्स्ट यूनिट हमारा इन्वायरमेंट, सेकंड है इकोसिस्टम, ठीक है जी. कशिश जी. The process of matter cycling and transfer and movement of energy. जो मैटर की साइक्लिंग का प्रोसेस है या ट्रांसफर होता है और वो मूवमेंट होता है एनर्जी के थ्रू, आर एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम एंड फंक्शन, और ये एसेंशियल होता है इकोसिस्टम के फंक्शन और स्ट्रक्चर के लिए. द प्रोसेस ऑफ साइक्लिंग ऑफ मैटर एंड द यूज ऑफ एनर्जी. जो प्रोसेस होता है मैटर की साइक्लिंग का, वो ये हमारी एनर्जी को यूज करता है हमारे इकोसिस्टम में. डिफाइन द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम. और ये हमारे जो इकोसिस्टम के फंडामेंटल फंक्शन होता है उसको डिफाइन करता है. एनर्जी डज नॉट साइकिल. एनर्जी साइकिल नहीं है हमारे इकोसिस्टम की. एज द फ्लो ऑफ सोलर एनर्जी एंड अनडायरेक्शनल. ये जो है ये फ्लो ऑफ सोलर एनर्जी है इज अनडायरेक्शनल. अनडायरेक्शनल मतलब वो डायरेक्ट नहीं होती, यूनिडायरेक्शनल. As a result, the ecosystem needs a continuous flow. जो इकोसिस्टम है वो कंटिन्यूस इनफ्लो करता है हाई क्वालिटी पे हमारे एनर्जी की इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर फंक्शन. और ये हमारे फंक्शन और स्ट्रक्चर को फिर मेंटेन करके रखता है. दिस एनर्जी प्रोवाइड इज बाय द सोलर एनर्जी फ्रॉम द ऑफ द सन. और ये जो हमारे एनर्जी है ये प्रोवाइड करता है हमारे सन की सोलर एनर्जी को. फॉर दिस रीजन, और इस रीजन से इकोसिस्टम आर ओपन सिस्टम. इसीलिए इसको कहा गया है कि इकोसिस्टम जो है वो ओपन सिस्टम है. नीडेड एन इनफ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन. और जो हमारे सन को नीड होती है एनर्जी की
वो नेट इनफ्लो के थ्रू करता है। ये नहीं समझ आया मेरे को। नीडिंग अ नेट इनफ्लो ऑफ एंड फ्रॉम द सन टू कंटिन्यू ओवर टाइम, ये नहीं पता, आगे पढ़ूं? जी, अभी जैसे था हमारी जो एनर्जी है, आप पे सबने पढ़ा होगा कि हमारे जैसे इकोसिस्टम के अंदर काफी सारे आपने साइकिल चीज पढ़ी होगी कि किस तरीके से साइकिल चलता है। ठीक है, वाटर साइकिल या फिर आप बाकी दूसरे फंक्शंस के बारे में पढ़ा होगा। बट एनर्जी भी आपने सुनी होगी, जैसे हमने ऊपर एक चीज पढ़ी थी, सिस्टम पढ़ा था जिसमें इस तरीके से जो है एक दूसरे पे हम पैरासाइट फूड चेन के बारे में हमने पढ़ा था, या कोई दूसरे साइकिल्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसमें क्या आप देख रहे हैं कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है क्या? नहीं, एनर्जी इस तरीके से साइकिल नहीं करता। एनर्जी का तो अल्टीमेट सोर्स जो है वो सन है। उन्होंने लिखा था मूवमेंट ऑफ एनर्जी एसेंशियल इकोसिस्टम फंक्शन ये है, एनर्जी डज नॉट साइकिल इन इकोसिस्टम एज फ्लो ऑफ सोलर एनर्जी अनडायरेक्शनल। तो जो फ्लो ऑफ जो सोलर एनर्जी है वो अनडायरेक्शनल है, यानी पर्टिकुलर किसी के डायरेक्शनल नहीं है कि इधर ही ऐसे फ्लो होगा। वो सोलर एनर्जी, सन की जो हीट है वो अनडायरेक्शनल है। सेकंड यहाँ पे है आपका नीडिंग नेट इनफ्लो ऑफ एनर्जी, जो हमारे इकोसिस्टम में, जो हमारे जैसे ओपन इकोसिस्टम है, ठीक है, और जो इकोसिस्टम हमारा बिल्कुल ओपन है उसमें हमारा क्या है, नेट इनफ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू कंटिन्यू ओवर टाइम। क्या मतलब वो इसका अल्टीमेट हमारे एनर्जी का सोर्स कौन है? में से हमने 2-3 बार पीछे भी रिवाइज किया है इस चैप्टर को में कि अल्टीमेट सोर्स जो है हमारा एनर्जी का वो सन होता है। अब रीजन क्यों है अल्टीमेट? क्योंकि कोई भी चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल सबसे बेसिक जो हम प्रोडक्टिव जिनको प्लांट्स बोलते हैं, वो जो प्रोडक्शन करते हैं, उनको हम प्लांट्स को भी सन से ही फूड जो है वो अपना प्रिपेयर कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस और बाकी प्रोसेस करके वो अपने फूड प्रिपेयर करते हैं सन की हीट मदद से। ठीक है, इसके अलावा बाकी जितने भी प्लांट्स हैं, कोई भी चीज हमारे अर्थ में कोई भी चीज होता है, जैसे हमारे बॉडी में भी या किसी के भी, तो वो सन के हेल्प से ही होता है। वो आगे हम साइंस में और ज्यादा बेसिक डीप में पढ़ेंगे तो अल्टीमेट जो जो एनर्जी है, सोर्स है, वो सन के हेल्प, सन की लाइट से होता है, उसकी हीट एनर्जी, उसकी लाइट एनर्जी और उसकी बाकी और दूसरे फर्दर एनर्जी। ठीक है, तो ये अनडायरेक्शनल है। और इकोसिस्टम में ऑब्वियसली है, जैसे किसी गाड़ी में को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, पंखे को चलाने के लिए बिजली चाहिए होता है, मोबाइल चाहिए होता है, तो ऐसी नेट इनफ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू कंटिन्यू ओवर टाइम। आपके मोबाइल में अगर अगर हम चार्ज ना करें तो मोबाइल चलेगा नहीं? चलेगा ना? बताएं। इकोसिस्टम आर ओपन सिस्टम नीडेड नेट इनफ्लो ऑफ एनर्जी। मोबाइल में जैसे कंटिन्यू ओवर टाइम मतलब है कि जैसे कंटिन्यू हम डेली मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं, वैसे ही कंटिन्यू सन से हमारी जो हीट को चाहिए होता है। ठीक है, विदाउट द सन द बायोस्फीयर, सन के बिना बायोस्फीयर ऑफ आवर अर्थ वुड शॉर्टली रन आउट ऑफ द एनर्जी एंड कोलैप्स। हमारे अगर नहीं हो तो फिर वो कोलैप्स हो जाएगी। यस कशिश जी, आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। This is because producer which as you are aware are autotrophs। इसीलिए हमें पता है कि जो प्रोड्यूसर है वो एक तरह के हमारे ऑटोट्रॉप्स है। यूज द सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन, और ये जो है सन को सोलर एनर्जी देते हैं along with the nutrients and convert them into food। और ये जो है न्यूट्रिएंट्स इस न्यूट्रिएंट्स से साथ देते हैं और कन्वर्ट होते हैं ये हमारे फूड मटेरियल में, विच आर स्टोर्ड इन देयर बॉडीज, और जो कि हमारे कहाँ पे स्टोर होते हैं? बॉडीज के अंदर। ऑल द फूड मटेरियल और न्यूट्रिएंट that we or other animal consume are obtained at all the food material और nutrient, जो जितने भी हमारे फूड मटेरियल और न्यूट्रिएंट है वो हमें एनिमल्स, जो भी अदर एनिमल होते हैं उसको जो भी अदर एनिमल होते हैं उसे कंज्यूम करते हैं और ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और वो ऑब्टेन करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे प्रोड्यूसर्स जी एज अ कशिश रिजल्ट। कशिश जी, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइए। ऑल दी मटेरियल, ऊपर वाले लाइन थी ना कि कोई भी हाँ, मटेरियल, ऑटोट्रॉफ कौन होते हैं? जो सेल्फ से जो फोटोसिंथेसिस करके सन की हीट से फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो जो प्रोडक्शंस, जो भी प्रोडक्शंस करते हैं, लिखा था ना, सन की हेल्प से करते हैं अलोंग न्यूट्रिएंट्स एंड कन्वर्ट देम, जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो इन कन्वर्टेड फूड मटेरियल व्हिच आर स्टोर्ड विद इन देयर बॉडी। विद इन देयर बॉडी का मतलब है प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं।
जैसे कि जो भी प्लांट्स, कोई भी प्लांट उठा लो, सब्जियां, फल या पेड़ पौधे, उनके बारे में बात कर रहे हैं कि वो न्यूट्रिशंस को कन्वर्ट करते हैं फूड मटेरियल में और वो अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। कौन? ऑटोट्रॉप्स। यूज सोलर एनर्जी, वो सोलर एनर्जी को यूज करते हैं। प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स किसको बोलते हैं? दिस इज बिकॉज प्रोड्यूसर, याद है प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं और कंज्यूमर्स कौन होते हैं, याद है? प्रोड्यूसर होते हैं जो खुद प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि पेड़ पौधे। और कंज्यूमर्स कौन होते हैं? गाय, बकरी, भैंस, हम लोग, ये सब कंज्यूमर्स हो गए। क्योंकि वो एक सिर्फ प्लांट्स हैं, वही खुद भोजन बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इसमें। ऑल फूड मटेरियल्स न्यूट्रिएंट्स दैट वी और अदर एनिमल कंज्यूम, यानी कोई भी फूड मटेरियल न्यूट्रिशन यानी कि जो हम अदर एनिमल कंज्यूम आर ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सच प्रोड्यूसर्स। चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली किससे मिलता है हमें? सच उन्हीं से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें यहाँ पर कि लॉयन जो है वो बकरी को खाता है, बट बकरी भी तो घास खाती है ना, या कोई और ऐसे पेड़ पौधे पत्ते खाती है, तो अल्टीमेटली तो जो लॉयन का जो फूड है वो भी तो प्लांट से मिला ना उसको, राइट? बताएं। यस सर। जी, मतलब ये है इसमें कि अल्टीमेटली डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली प्लांट्स में ही, अगर कोई कहे ना कि लॉयन तो कंप्लीट वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है, तो प्लांट्स से वो बड़ा हुआ बकरी या हिरन जो भी है, और उसके बाद उसने उसको प्रोड्यूस किया। ठीक है, और प्रोड्यूसर्स को हम बोलते हैं, प्लांट्स वगैरह को बोलते हैं कंज्यूमर्स बोलते हैं, जो बाकी अदर देन प्लांट्स। एज वेल देयर इज अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन थ्रू वेरियस ऑर्गेनिज्म एंड देन आउटर स्पेस। ठीक है, आगे यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं कि आप जो as a result there is a continuous flow of energy, इसीलिए हम इसे continuous flow of energy कहते हैं सन की, through the various organism and their outer space, जो भी वो various organism होते हैं उसके थ्रू। The trapping and flow of energy also involve the circulation of nutrient। जो भी हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी होती है वो इन्वॉल्व करती है सर्कुलेशन को, न्यूट्रिएंट के जो सर्कुलेशन होता है उसे, विच इंक्लूड बेसिक इनऑर्गेनिक एलिमेंट। इसमें कुछ बेसिक इनऑर्गेनिक एलिमेंट आते हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और भी आते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, विच ऑकर इन स्मॉल अमाउंट। और ये जो होते हैं ये छोटे छोटे अमाउंट में होते हैं, ज्यादा नहीं होते। ठीक है, इन एडिशन कंपाउंड सच एज वाटर। अब इसमें वाटर कंपाउंड भी होता है, मतलब वाटर भी होता है और कार्बोनेट भी होता है, फोस्फेट होता है, एंड अ फ्यू अदर आल्सो फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये जो है ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे, ज्यादा नहीं होते, ये थोड़े ही छोटे छोटे में ही होते हैं, फ्यू ही होते हैं, कुछ ही होते हैं। फॉर एन इकोसिस्टम, अब हमारा जो इकोसिस्टम है उसका जो फंक्शन है, इट इज एसेंशियल दैट देयर इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी। इसे इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एसेंशियल है हमारे कि ये एक कंटिन्यूअस फ्लो करता रहता है एनर्जी को, और साइकिल ऑफ न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट की जो साइकिल है उसे। जी, अभी जैसे आपने बहुत अच्छा बताया। ठीक है जी, अभी आगे ये रीड करना है आपका जो है न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है न्यूट्रिएंट साइकिल। जी, कोई किसी और स्टूडेंट को बुलाते हैं, फिर आप एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कोई और स्टूडेंट इसको रीड करेंगे, हैंड रेज कर सकते हैं। यस यस सन्नी जी। रीड करें। जी, Nutrient cycle. By now, you must be well aware that the living world depends upon the flow of energy and circulation of nutrients through ecosystem. Both influence the abundance of organisms, the metabolic rate at which they live, and the complexity of the ecosystem. We have already studied that energy is ultimately lost as heat forever in terms of uniform usefulness of the system. On the other way hand, nutrient of food matter are aware lost or used up. Instead, they can be recycled again indefinitely. Nutrients that are needed by organisms in large amount are called macronutrients, while those which are needed in minute amount of traces are called micronutrients. Among more than 100 chemicals that occur in nature, about 40 are present in living organisms.
जी कशिश जी। By now, you must be well aware that living world depends upon the flow of energy. हम अब जो है अवेयर हो चुके हैं, जो लिविंग है वो वर्ल्ड डिपेंड है अपन द फ्लो ऑफ एनर्जी, जो भी हमारा एनर्जी फ्लो करता है उसके थ्रू, एंड द सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और जो न्यूट्रिएंट का सर्कुलेशन है उसका इसके थ्रू हमारे इकोसिस्टम में बोथ इन्फ्लुएंस द abundance ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं ये abundance ऑर्गेनिज्म है। abundance सर क्या होता है? हेलो सर। द मेटाबॉलिक रेट एट विच दे लिव, और जो मेटाबॉलिक रेट है इसका वो हमेशा ही उसके अंदर रहता है, एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इकोसिस्टम, और इसकी जो इकोसिस्टम की जो इकोसिस्टम जो है वो भी कॉम्प्लेक्स होता है एक तरह से हमारा। यू हैव ऑलरेडी स्टडी दैट एनर्जी इज अल्टीमेटली लॉस्ट। हमने पढ़ा है कि एनर्जी जो है अल्टीमेटली लॉस्ट रहती है हमारे हीट में, फॉर एवर इन टर्म्स ऑफ यूजफुलनेस of the system, or forever in the term of usefulness of the system, और ये हमेशा ही यूजफुलनेस रही है हमारे सिस्टम में। ऑन द अदर वे, और दूसरे हाथ पे हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट ऑफ मैटर आर नेवर लॉस्ट, और जो न्यूट्रिएंट का जो फूड मैटर है वो कभी खत्म नहीं होता। हमने पढ़ा कि एनर्जी जो है वो लॉस्ट होती है बट न्यूट्रिएंट नहीं होता और यूज्ड अप, और उसे बल्कि हम यूज कर सकते हैं इंस्टीड दैट दे कैन बी रिसाइकल्ड अगेन, और ये हम ये दोबारा रिसाइकल हो सकता है और दोबारा इंडेफिनिटली मतलब अगेन रिसाइकल हो सकता है ये दोबारा। न्यूट्रिएंट दे आर नीडेड बाय ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिएंट जो है न्यूट्रिएंट्स जो है ऑर्गेनिज्म, इसके लिए जो है हमारे को जरूरत होती है ऑर्गेनिज्म लार्ज अमाउंट में मैक्रो न्यूट्रिएंट, जिसे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, विच दोज ऑल आर नीडेड इन मिनट अमाउंट और ट्रेसेस, और इसकी जो जरूरत होती है ये हमें हर मिनट होती है और ट्रेस करती है, आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट। लार्ज अमाउंट में जो होती है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट होती है, और इन अ मिनट जो होती है वो होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो ये डिफरेंस था मैक्रो और माइक्रो में। among more than 100 chemicals that occur in nature, और हम जो इसमें ना 100 केमिकल्स 100 से भी ज्यादा केमिकल होते हैं हमारे नेचर के अंदर, अबाउट जो प्रेजेंट रहते हैं 40 जिसमें से प्रेजेंट रहते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। हो गया। जी यहाँ से पढ़ेंगे आप, कौन स्टूडेंट पढ़ेंगे यहाँ से? जी पलक जी आप पढ़ेंगे? Yes, sir. Good morning, sir. जी गुड मॉर्निंग। Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and phosphorus in the form of elements and compounds make up 97% of the mass of our bodies and are more than 95% of the mass of all living organisms. In addition to these, 15 to 25 other elements are needed in some form for this survival and good health of plants and animals. These elements are or mineral nutrients are always in circulation, moving from non-living to living and then back to the non-living components of the ecosystem in more or less a circular fashion. This is known as biogeochemical cycling. There are two basic types of cycling depending on the nature of the reservoir. Gaseous cycle, where the reservoir is the atmosphere or the hydrosphere, and sedimentary cycle, where the reservoir is the earth's crust.
जी पलक जी आप एक्सप्लेन कर दीजिए इसको। Okay, sir. Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and phosphorus in the form of elements and compounds make up 97%. जो कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है वो एक फॉर्म ऑफ एलिमेंट में है और एक कंपाउंड है जो कि बनाता है 97% में of the mass of our bodies and are more than 95% of the mass of all organisms. जो हमारे मतलब बॉडीज में मास है और जो कि मोर देन 95% है और वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है. In addition to these 15 to 25 other elements are needed in some form for the survival and good health of plants and animals. जो कि इसी में एक एडिशन है जो कि 15 to 25 other elements भी है जो कि दूसरे elements भी है वो needed करते हैं form of survival में और good health और एक प्लांट्स और एनिमल्स में जिनकी गुड हेल्थ हो और वो सर्वाइवल होते हैं गुड plants or animals में. These elements or mineral nutrients are always in circulation. ये जो elements और mineral nutrients है वो हमेशा circulation में रहते हैं. Moving from non-living to living. वो हमेशा move करते हैं non-living और living में. And then back to the non-living components of the ecosystem. फिर वो वापस आ जाते हैं non-living components of ecosystem में. In more or less a circular fashion. चाहे वो कभी ज्यादा में आ जाते हैं कभी लेस में आ जाते हैं लेकिन वो सर्कुलर फैशन में ही रहते हैं. दिस इज नोन एज बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग. इसी को हम बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग बोलते हैं. देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ साइकिल्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रिजर्वर. इसमें दो टाइप के साइकिल्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं नेचर रिजर्वर में. ए फर्स्ट होता है गैसियस साइकिल वेयर द रिजर्वर इज द एटमॉस्फेयर और द हाइड्रोस्फेयर. मतलब गैसियस साइकिल में जो रिजर्वर होता है वो एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर में होता है. और दूसरा है सेडिमेंट्री साइकिल वेयर द रिजर्वर इज द अर्थ क्रस्ट. जो कि सेडिमेंट्री साइकिल है वो एक रिजर्वर होता है इन द अर्थ क्रस्ट में. Yes, sir. पढ़ूं क्या? हाँ आप रीड कीजिए. Gaseous cycle. Let us first study some of the most important gaseous cycle, namely water, carbon, and nitrogen. Water cycle hydrologic. Water is one of the most important substances for life. On an average, water constitutes 70% of the body weight of an organism. It is one of the important ecological factors that determine the structure and function of the ecosystem. Cycling of all other elements is also dependent upon water as it provides a means of their transportation during the various steps, and it also serves a solvent medium for the uptake by organism. हो गया. Water cover about 75% water earth surface, occurring in lakes, rivers, and oceans. The oceans also contain 97% of all water on the earth. Of the remainder is frozen in the polar ice and glaciers. Less than 1% water is present in the form of freshwater river, lake, and aquifers. Yet this relatively negligible portion of the planet water is crucially
important to all form of terrestrial and aquatic life. There is also underground supply of water. Soil near the surface also serves as reservoir of for enormous quantities of water. See figure 2.9. Water moves in the Earth's hydrologic cycle by connecting ocean, land, and atmosphere. The water from the oceans move to the atmosphere by the process of evaporation from the Earth's atmosphere. The water moves to ocean and land by precipitation in the form of rain or snow from land. The rain and meltage snow water are transported either by runoff from streams and rivers and subsurface groundwater into the oceans and or by the evaporation from land and transpiration evaporation of water from plants and leaves by plants to the atmosphere again. This cycle is driven by solar energy, in which about one third of all solar energy is dissipated on cycling is about 10 into 10 की power 20 gram of water, that is nearly 0.004% of the total. This amount of water is all the time moving in the cycle. The rest of the Earth's water, as you know, is already bound in cold storage in the form of glacier and ice. जी, अभी आपने वाटर साइकिल में ये देख सकते हैं जो सोलर एनर्जी है कितना परसेंट वाटर को साइकिल करता है 10 into 10 की पावर जो है 20 ग्राम ऑफ वाटर सोलर एनर्जी इज डिसिपेटेड, ठीक है, और नियरली 0.004% ऑफ द टोटल जो टोटल वाटर है वो इतना टोटल वाटर का सिर्फ इतने परसेंट को ही साइकिल करते हैं, बाकी सारे वाटर तो हम जैसे इस पिक्चर में आपने देखा था, आपने कहा था सी पिक्चर ये, तो इसमें आपने वाटर साइकिल तो देखा, लेकिन ये ऐसा नहीं कि 100% वाटर साइकिल होता है, सारा वाटर साइकिल रिसाइकिल नहीं होता है। और ये हमने आई होप जी जी प्रियांशी जी आप इसको एक्सप्लेन करेंगे वंस अगेन। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर ये ना हमारा सारा हो चुका है जो ये हम दोबारा से पढ़ रहे हैं। जी जी कोई बात नहीं, अभी हमने जो क्लास स्टार्ट करी तो पता नहीं था, अब आप इसको दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके सर। वाटर साइकिल्स करना है, गैस साइकिल, वाटर साइकिल करना है ना जी, वाटर साइकिल वाटर साइकिल हाइड्रोलॉजिकल। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सटेंस फॉर लाइफ। हमारे लिए जो पानी है हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एक सब्सटेंस है। ऑन एन एवरेज वाटर कंस्टिट्यूट्स 70% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक एवरेज अगर हम लेके चलते हैं जो वाटर है वो हमारी बॉडी का 70% वेट लेके चलता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का 70% वेट लेके चलता है, कंस्टिट्यूट करता है। इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर। ये एक इम्पोर्टेंट हमारे लिए इकोलॉजिकल फैक्टर है जो ये डिटरमाइन करता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन वो दोनों देख के चलता है। ये एक इकोलॉजिकल फैक्टर है जो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों देखता हुआ चलता है। साइक्लिंग ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन वाटर। जो दूसरे एलिमेंट्स है जो कि साइकिल पे वाटर साइकिल में घूमते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, वो भी वाटर पे डिपेंड होते हैं एज इट प्रोवाइड्स अ मींस फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। क्यों डिपेंड होते हैं? क्योंकि जो वाटर होता है वो हमें एक ट्रांसपोर्टेशन देता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनको साइक्लिंग करने का या मूव करने का during the various steps, and it also serves as a solvent medium for their uptake by organism। और ऑर्गेनिज्म को एक मीडियम देता है, सॉल्वेंट मीडियम देता है कि जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स है वो आराम से ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्ट कर सके, ऊपर नीचे ट्रांसपोर्ट कर सके। वाटर कवर्स अबाउट 75% ऑफ द अर्थ सरफेस। जो वाटर है उसने हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो 75% कवर करके रखा हुआ है। अकरिंग इन लेक्स, रिवर्स एंड ओशियंस, जो कि लेक्स, रिवर्स और ओशियंस के द्वारा कवर किया गया है।
The oceans alone contains 97% of the all water on earth. जो अर्थ पे जो वाटर है, हमारी धरती पे जो पानी है, 97% वो खाली सिर्फ ओशियन ने कवर करके रखा हुआ है, 97%. मच ऑफ द रिमाइंडर इज फ्रोजन इन द पोलर आइस एंड ग्लेशियर. और जो भी पानी अब बचा हुआ है, मतलब 3% जो भी पानी बचा हुआ है वो फ्रोजन है, मतलब जमा हुआ है पोलर आइस में एंड ग्लेशियर्स में. पोलर में जमा हुआ है आइस और ग्लेशियर्स के रूप में. Less than 1% water is present in the form of fresh water. हमारा जो 1% से भी कम पानी जो है वो फ्रेश वाटर के रूप में पाया जाता है रिवर्स में, लेक्स में एंड एक्विफायर्स में. Yet this relatively negligible portion of the planet's water is crucially important to all forms of terrestrial and aquatic life. और जो हमारा नेग्लिजिबल पोर्शन है, नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर जो हमारा ये पोर्शन है पानी का प्लेनेट में हमारी, वो हमारे लिए क्रूशियली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेरेस्ट्रियल फॉर्म के लिए भी और टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए भी और एक्वेटिक लाइफ के लिए भी. देयर इज ऑल्सो अंडरग्राउंड सप्लाई ऑफ वाटर. यहाँ पर अंडरग्राउंड सप्लाई भी होता है, मतलब जमीन के अंदर भी पानी का सप्लाई होता है. सॉइल्स नियर द सरफेस ऑल्सो सर्व एज रिजर्वियर फॉर इनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ वाटर. जो सॉइल होती है हमारे सरफेस के आसपास, उसमें भी हमें ज्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर मिल जाता है. वाटर मूव्स इन द अर्थ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बाय कनेक्टिंग ओशन. जो हमारा पानी है वो अर्थ की हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में मूव करता है, कनेक्ट करते हुए. किस किस को कनेक्ट करता है वो? ओशियन को, लैंड को और एटमॉस्फेयर, इन तीनों को कनेक्ट करके चलता है वो साइकिल में. द वाटर फ्रॉम द ओशियंस मूव टू द एटमॉस्फेयर. जब पानी जो ओशियंस में से वो एटमॉस्फेयर में मूव करता है इवेपोरेशन के प्रोसेस से, मतलब भाप बन के वो ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है. फ्रॉम द एटमॉस्फेयर द वाटर मूव्स टू द ओशियंस एंड लैंड बाय प्रेसिपिटेशन. और फिर एटमॉस्फेयर में से वो बारिश बन के या बर्फ वगैरह बन के प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, रेन या स्नो बन के दोबारा से लैंड में या ओशियन में चला जाता है. From land, the rain and melted snow water are transported either by runoff from streams and rivers and subsurface groundwater into the ocean. और फिर जब वो लैंड में से जो हमारी रेन गिरी हुई होती है या जो जो क्या बोलते हैं बर्फ गिरी हुई होती है, वो या तो रन ऑफ स्ट्रीम से हो जाती है, मतलब वो या तो इधर उधर बह जाती है तो भाप बन जाती है, या फिर तो रिवर्स में चली जाती है, या फिर अंडरग्राउंड मतलब ग्राउंड में चली जाती है. ग्राउंड सरफेस ग्राउंड वाटर इनटू द ओशंस. फिर ग्राउंड में जाके वो दोबारा से ओशंस में चली जाती है. एंड और बाय इवेपोरेशन फ्रॉम लैंड एंड द ट्रांसपिरेशन बाय प्लांट्स टू द एटमॉस्फेयर. और वो फिर दोबारा से इवेपोरेट करके और ट्रांसपिरेशन करके प्लांट्स में से भी एटमॉस्फेयर में दोबारा चली जाती है. This cycle is driven by solar energy, in which about 1/3 of all solar energy is dissipated on cycling. ये जो साइकिल है हमारी वाटर साइकिल हाइड्रोलॉजिकल, ये हमारी सोलर एनर्जी से चलती है, जिसमें कि सोलर एनर्जी का 1/3 पार्ट लगा हुआ है. मतलब सोलर एनर्जी 1/3 पार्ट देती है साइकिल को चलाने के लिए. इज डिसिपेटेड ऑन साइकिल इज अबाउट 10 into 10 की पावर 20. मतलब 10 into 10 की पावर 20 ग्राम ऑफ वाटर चाहिए होता है. दैट इज नियरली 0.004% ऑफ द टोटल. मतलब 0.044% 0.004% ऑफ टोटल वाटर हमें चाहिए होता है साइकिल को चलाने के लिए. दिस अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल द टाइम मूविंग इन द साइकिल. और जो ये हमारा अमाउंट ऑफ वाटर है 0.004, ये हमेशा साइकिल में मूव करता रहता है, कभी भी खत्म नहीं होता. ये हमेशा रहता है, इतना तो पानी हमेशा रहता ही है साइकिल में. द रेस्ट ऑफ द अर्थ्स वाटर एज यू नो इज ऑलरेडी बाउंड इन कोल्ड स्टोरेज. जो अर्थ का और बाकी का पानी है, ये हमें पता है कि ये हमारा कोल्ड स्टोरेज में बाउंड हो रखा है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर एंड आइस, मतलब फ्रोजन हो चुका है वो ग्लेशियर्स और आइस में. तो हमारे पास जितना है वो उतना उसमें साइकिल में चल जाता है. थैंक यू. पिक्चर्स देख सकते हैं आप, ठीक है. उसके बाद फिर आगे हम कंटिन्यू रीड करेंगे मिनट के लिए. गुड मॉर्निंग सर. जी गुड मॉर्निंग खुशी जी, रीड कीजिए.
सर आवाज नहीं आ रही थी क्या? जी रीड करना है आपने, रीड करना है आपने। यस सर, यस सर. जी कीजिए। Life, as you know, depends on this continuous water cycle. But human activities are damaging the environment by polluting the atmosphere to such an extent that the rainfall patterns are getting altered, leading to prolonged drought periods extending over years in countries such as those of Africa, while causing devastating floods in countries such as the US and India. जैसा कि हम जानते हैं, जो कॉन्टिन्यूस वाटर साइकिल है, वो हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज से जो इन्वायरमेंट को जो डैमेज पहुंच रहा है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर को हम लोग पॉल्यूट कर रहे हैं, उससे हमारे कॉन्टिन्यूस वाटर साइकिल पे फर्क पड़ रहा है। और जैसे जो हमारा रेनफॉल का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है, और जो अकाल जो मतलब जहाँ जब सूखा पड़ जाता है तो उसका पीरियड मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए सूखा पड़ जाता है। जैसे कुछ कंट्रीज है, जैसे एक अफ्रीका है, उसमें आता है। और बहुत डिवास्टेटिंग फ्लड्स, यानी कि बाढ़ आ जाती है, जैसे यूएस में और इंडिया में। ये सब जो है वो हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे हम जो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं, उन सब का वो है, रीजन है। The carbon cycle. Carbon is a minor constituent of the atmosphere as compared to oxygen and nitrogen. However, as you are well aware, carbon is the element that anchors all organic substances from coal and oil to DNA. Deoxyribonucleic acid, the compound that carries genetic information. Without carbon, life could not exist, as it is vital for the production of carbohydrates, organic matter, through photosynthesis by plants that use the inorganic carbon dioxide and water in the presence of solar energy, and this process release oxygen in the atmosphere. Carbon is a building block of all living organisms. It is a component of proteins that are the building block of आपकी वॉइस नहीं आ रही। जी आपकी वॉइस। हेलो। जी जी हाँ भाई जी, रीड कंटिन्यू करें। सर नीचे स्क्रीन नहीं आ रही है सर। आपने यहाँ तक पढ़ा था ना, कार्बन इज बिल्डिंग अ ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ हाँ सर, वहां तक हो गया है। अच्छा उसके और नीचे it is a component of protein that are the building block of life and lipids that form the plasma membrane of all plants and animals. Carbon is also a part of ocean, air, and even rocks. Because the earth is a dynamic place, carbon does not stay still and is on the move. सर आगे या फिर इतना ही पढ़ के एक्सप्लेन करना है? जी इसको प्रियांशी जी एक्सप्लेन करेंगे। Yes, sir. The carbon cycle. Carbon is a minor constituent of the atmosphere as compared to oxygen and nitrogen. जो हमारा कार्बन है वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए माइनर कॉन्स्टिट्यूट है, मतलब थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब ये थोड़ा कम होता है। However, as you are well aware, carbon is the element that anchors all organic substance from coal and oil to DNA. जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम अवेयर है कि जो कार्बन है वो एक एलिमेंट है जो कि और जो सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनको एंकर करता है फ्रॉम कोल एंड ऑयल टू डीएनए, मतलब कोल और ऑयल से उसे डीएनए में कन्वर्ट करता है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक अच्छा एसिड। आपने मैं पूछना चाहता हूँ, आपने 10th क्लास में कार्बन के बारे में पढ़ा था? यस सर। जी मतलब 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा ना, कार्बन ही सबसे ज्यादा वो बनाता है, क्या बनाता है, आपका एलिमेंट बनाता है, और कार्बन ही कॉन्स्टिट्यूट करता है एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा। ठीक है, वैसे कार्बन का माइनर कहा है, जैसे कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है,
फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद हमारा कार्बन है, यानी कि Yes, बहुत sir. कम परसेंट में है गैसेस स्टेट में, Yes. एटमॉस्फेयर में। लेकिन कार्बन कोयला से लेकर के, तेल से लेके, डीएनए से लेके, मतलब लकड़ी, पत्थर, सब कागज, में हर प्रेजेंट जगह। है. जी जी, आगे कंटिन्यू रीड कर सकते हैं। यस सर. डीएनए हमारा वो होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है. विदाउट कार्बन लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट एज इट इज वाइटल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. बिना कार्बन के जो हमारी लाइफ है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, क्योंकि जो कार्बन होता है वो प्रोडक्शन में हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट्स के, मतलब ऑर्गेनिक मैटर, थ्रू फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स दैट यूज द इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड. और फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स करते हैं उसमें भी इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, एंड वाटर इन दी प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में प्लांट्स भी इनऑर्गेनिक कार्बन को यूज करते हैं. एंड इन द प्रोसेस रिलीज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर. और जो वो प्रोसेस होता है उसमें फिर ऑक्सीजन को रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में. कार्बन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब उन हर ऑर्गेनिजम्स में कार्बन पाया जाता है. इट इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स दैट आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ एंड लिपिड्स. ये एक कंपोनेंट है प्रोटीन का, दैट आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, जो कि हमारी लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. एंड लिपिड्स के भी दैट फॉर्म द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड, जो कि फॉर्म करते हैं प्लांट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और एनिमल्स के लिए भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं. कार्बन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ओशियन, एयर एंड इवन रॉक्स. जो कार्बन है वो पार्ट है ओशियन का भी, एयर का भी, और इवन रॉक्स का भी. मतलब कार्बन हर जगह पाया जाता है, बिकॉज द अर्थ इज अ डायनेमिक प्लेस. क्योंकि जो अर्थ है वो एक डायनेमिक प्लेस है. कार्बन डज नॉट स्टे स्टिल एंड इज ऑन द मूव. और जो कार्बन है वो कभी भी एक जगह पे नहीं टिक सकता, वो हमेशा मूव करता रहता है. जी, आगे उसको हम नेक्स्ट पैरा कंटिन्यू करते हैं। सर रीड करना है. सर जरूरी जी, किसी से यहाँ से रीड करना है आपको, यहाँ से। The carbon in the carbon cycle may be either organic or inorganic. The majority of the inorganic carbon exit as carbon dioxide, carbonate, and hydrogen carbonate. The carbon found in organic compound is included in the both abiotic and biotic parts of the ecosystem and is found in living and or dead organism. Fossil fuel small deposits in rocks dissolved in water or dispersed in the atmosphere. There is a continuous two-way flow of carbon between the organic and inorganic form. Inorganic form whereby there is a continuous exchange of carbon dioxide between the atmosphere and organism on one hand and between the atmosphere and the sea on the other. The carbon cycle is based on the carbon dioxide gas. CO2 is in terrestrial ecosystem. CO2 is removed from the atmosphere, and in aquatic ecosystem CO2 is removed from water. The ocean contain about 50 times or more CO2 than the atmosphere and uh, act as a major carbon storage sink and so play a crucial role in the global carbon cycle. Marine species remove some carbon dioxide during photosynthesis. Carbon from the atmospheric pools moves to the green plant and then to the animal and finally from them directly to the atmosphere by the process of respiration at various trophic level in the food chain or bacteria, fungi, and other microorganisms that return it to atmospheric through decomposition of extract wastes and bodies of organisms which when they die.
carbon cycle regulate atmospheric CO2 level to 0.032% despite photosynthesis uptake. In the normal course, carbon is returned to the environment about as fast as it is removed. The carbon cycle ensures that the CO2 in the atmosphere is present at acceptable levels in the. This is in turn moderates the temperature of our life to exit. In if the carbon cycle removes to the much carbon, uh, the atmosphere will become cool, and if too much carbon is added to the atmosphere will get warmer. Complete. जी अभी हम यहाँ तक इसको स्टॉप करते हैं, बट इसको एक्सप्लेन जरूर कर लेते हैं। जी जी प्रियांशी जी। यस सर। जी the carbon cycle. Carbon, sir, ये तो हो गया था. The carbon in the carbon cycle may be either organic or inorganic. जो हमारी कार्बन साइकिल में कार्बन है, या तो वो ऑर्गेनिक हो सकता है या तो फिर वो इनऑर्गेनिक हो सकता है. The majority of the inorganic carbon exist as carbon dioxide. अगर जो मेजोरिटी है वो इनऑर्गेनिक कार्बन की एग्जिस्ट है एज अ कार्बन डाइऑक्साइड की, वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होगा, या तो फिर कार्बोनेट के या तो फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के. सर स्क्रॉल कर दीजिए. यस सर. The carbon found in organic compounds is included in both the abiotic and biotic parts of the ecosystem. जो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है या इंक्लूड होता है वो बोथ एबायोटिक और बायोटिक पार्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम में पाया जाता है एंड इज फाउंड इन लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म. और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी पाया जाता है और डेड ऑर्गेनिजम्स में भी. फॉसिल फ्यूल्स, स्मॉल डिपॉजिट्स इन स्मॉल डिपॉजिट इन रॉक्स, और रॉक्स के स्मॉल डिपॉजिट्स में भी पाया जाता है. डिसॉल्व्ड इन वाटर और डिसॉल्व्ड इन द एटमॉस्फेयर, और वो वाटर में भी डिसॉल्व होता है और डिस्पर्स्ड इन द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में भी डिस्पर्स्ड होता है. देयर इज अ कंटिन्यूअस टू वे फ्लो ऑफ कार्बन बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फॉर्म्स. हमारा जो कंटिन्यूअस फ्लो चलता रहता है कार्बन का, टू वे में चलता है बिटवीन किसके, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फॉर्म के. मतलब वो एक तरफ से देते तो दूसरी तरफ से आता है. वेयर बाय देयर इज अ कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हमेशा कंटिन्यूअस एक्सचेंज होता रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड द ऑर्गेनिजम्स और एटमॉस्फेयर के बीच में चलता रहता है एक्सचेंज ऑन वन हैंड एंड बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द सी ऑन द अदर. एक हाथ पे तो एटमॉस्फेयर और ऑर्गेनिज्म का एक्सचेंज चलता है, दूसरे हाथ पे एटमॉस्फेयर और सी में एक्सचेंज चलता है कार्बन डाइऑक्साइड का. कार्बन का मतलब द कार्बन साइकिल इज बेस्ड ऑन कार्बन डाइऑक्साइड गैस. जो हमारी कार्बन साइकिल है वो मेनली किसके ऊपर बेस्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ऊपर बेस्ड है, जिसको हम CO2 भी बोलते हैं. इन टेरेशियल इकोसिस्टम CO2 इज रिमूव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. अगर जो टेरेशियल इकोसिस्टम है उसमें जो CO2 है उसको हटा दिया गया एटमॉस्फेयर से. एंड इन एक्वेटिक सिस्टम CO2 इट इज रिमूव फ्रॉम वाटर. और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें से भी CO2 गैस को हटा दिया गया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हटा दिया गया है, रिमूव फ्रॉम वाटर. द ओशियंस कंटेन्स अबाउट 50 टाइम्स मोर CO2 देन द एटमॉस्फेयर. जो हमारे ओशियंस हैं उसमें वो 50 टाइम्स मोर CO2, 50 गुना अपने अंदर CO2 को लेके रखता है एटमॉस्फेयर से ज्यादा. एंड एक्ट एज अ मेजर कार्बन स्टोरेज सिंक. और वो एक मेजर कार्बन स्टोरेज सिंक की तरह काम करते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है. एंड सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन द ग्लोबल कार्बन साइकिल. और एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ग्लोबल कार्बन साइकिल में. मरीन स्पीशीज रिमूव सम कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. जो मरीन स्पीशीज है उनको रिमूव सम कार्बन डाइऑक्साइड, वो थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में भी हमें कार्बन के यूज किया जाता है. कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक पूल मूव्स टू ग्रीन प्लांट्स. जो कार्बन है हमारा एटमॉस्फेरिक पूल से ग्रीन प्लांट्स में मूव कर जाता है. एंड देन टू एनिमल्स, फिर एनिमल्स में मूव करता है. एंड फाइनली फ्रॉम देम डायरेक्टली टू द एटमॉस्फेयर. और
फिर फाइनली उनसे प्लांट से सॉरी एनिमल से एटमॉस्फेयर में चला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस से वो फिर एटमॉस्फेयर में चला जाता है एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिकल लेवल्स जो हमने पढ़े थे उनमें चला जाता है इन दी फूड चेन और फूड चेन में, और टू बैक्टीरिया फंगाई एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया में, फंगी में और जो और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है दैट रिटर्न इट टू एटमॉस्फेयर थ्रू डिकम्पोजिशन, और उसको वो दोबारा से रिटर्न कर देते हैं एटमॉस्फेयर में by the process of decomposition of excretory waste excretory waste के decomposition से उसे वापस कर देते हैं। एंड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म excretory waste and bodies of the organisms वो उसको वापस कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं डिकम्पोजिशन की हेल्प से when they die, जब वो मरते हैं। कार्बन साइकिल रेगुलेट्स एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल। जो हमारा कार्बन साइकिल है उसमें जो एटमॉस्फेरिक में CO2 का लेवल है वो 0.032% है डिस्पाइट फोटोसिंथेटिक अपटेक, बल्कि जब फोटोसिंथेसिस भी किया जाता है उसके बाद ये हमारा लेवल है। इन दी नॉर्मल कोर्स कार्बन इज रिटर्न टू दी एनवायरमेंट अबाउट एज फास्ट एज इट इज रिमूव। अगर हमारा अगर हम नॉर्मल उसमें तो जो कार्बन है वो रिटर्न कर दिया जाता है एनवायरमेंट में इतनी तेज, जितनी तेज से वो रिमूव किया जाता है उससे भी तेज वो वापस कर दिया जाता है एनवायरमेंट में। दिस कार्बन साइकिल एंश्योर्स दैट द CO2 इन द एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट एट एक्सेप्टेबल लेवल्स। जो कार्बन साइकिल ये एंश्योर करता है कि जो CO2 गैस है एटमॉस्फेयर में वो एक एक्सेप्टेबल लेवल्स तक पाई जाती है, प्रेजेंट है। दिस इन टर्न मॉडरेट्स द टेम्परेचर फॉर लाइफ टू एग्जिट। और जो ये इसकी वजह से जो हमारा ये हमारा मॉडरेट करती है टेम्परेचर हमारी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए। इफ द कार्बन साइकिल रिमूव्स टू much carbon the atmosphere will become cool, and if too much carbon is added to the atmosphere will get warm। ये कहते हैं कि अगर कार्बन साइकिल भी बहुत ज्यादा कार्बन निकालेगी एटमॉस्फेयर से तो जो हमारा अगर कार्बन साइकिल बहुत ज्यादा कार्बन निकालेगी तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा ठंडा बन जाएगा। एंड अगर वो बहुत ज्यादा एडिट करेगी अपने अंदर कार्बन तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाएगा, वार्मर हो जाएगा।